प्रोग्राम मध्य मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉप स्टोरीज हम आपके सामने लेकर आए हैं उसमें सबसे पहले कल भी जिस पे हमने बात की, रावलपिंडी रिंग रोड में मेगा करप्शन का मामला। नए इंकशाफात सामने आ गए। 2017 के मंजूर करदा प्लान को 2021 में क्यों तब्दील किया गया, क्या वजूहात थी, क्या हकाइक थे, ब्यूरोक्रेट्स का इसमें कितना रद्द-ए-अमल था और सियासतदानों के क्या स्टेक्स हैं, इनको जानने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। इसके बाद बात करेंगे साबिक सफारतकारों की तंजीम AFA ने वजीर आजम के बयान पर सख्त तशवीश का इजहार कर दिया, खत भी लिख डाला। वजीर आजम को किसने मिसगाइड किया, इस खत के बाद वजीर आजम के लहजे में तब्दीली नजर आई। खत में क्या था, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और इसके बाद बात करेंगे मुशीर वजीर आजम रज़ाक दाऊद ईद की छुट्टियां कम करने पर क्यों बज़िद थे, ईद की छुट्टियों में किस सेक्टर को महंगी लेबर मिलनी थी, कौन से वजीर ने मजदूरों के हक में आवाज उठाई, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले रावलपिंडी रिंग रोड वाला मामला, आमिर मतीन साहब, नए क्या फैक्ट्स इसमें सामने आए हैं? जी, कल के क्लासा साहब ने जो है ना, एक उसे हमारी जुबानी में कहा जाता है दुरफिंतनी, इन्होंने छेड़ी थी कि इसके अंदर बहुत बड़े बड़े नाम हैं और वो हम नाम जब तक हमारे पास एविडेंस नहीं आता थोड़ा सा उस पर गौर करेंगे, मगर वो वाकई कुछ नाम बिल्कुल सामने आने शुरू हो गए हैं। अच्छा। और उसके ताने बाने जो है ना ऑल द वे ऊपर तक जाते हैं और ये पाकिस्तान में एक तरीक़ाकार बन गया है कि ये बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं ये उनको प्राइम मिनिस्टर तक जो है ना एक्सेस लेने का आसान तरीका ये है कि वो या शौकत खानों में पैसे दे देते हैं या वो अभी कोरोना फंड में है। फॉर एग्जांपल ये अभी इनमें से एक बिल्डर साहब जिनका नाम बार बार आ रहा है, वो देख रहे थे कि जिन्होंने 2 करोड़ रुपए जो ना कोरोना फंड में डाले और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हो गई और वो, मगर ये नहीं हम कह रहे कि उसके अंदर ख़राबी है, मगर उस तस्वीरों को फिर तशहीर की जाती है और ये दिखाया जाता है किस्म का कि जिस तरह लिखा होता है ना CDA अप्रूवल, तो उसका एक मिस यूज़ किया जाता है, ये दिखाया जाता है पब्लिक को। अखबारों में वो तस्वीरें छपाई जाती हैं, ब्रोशर्स पे छपाई जाती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाली जाती हैं, जिससे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने शायद इन स्कीमों का अप्रूवल दे दिया है, तो वो रेट बढ़ जाता है। मगर क्वेश्चन ये है कि ये चेक करने की जो ज़रूरत है कि वो कौन से अशखास थे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में जो इस तरह के लोगों की मुलाकात कराते हैं। सही। तो इसके ताने बाने जो है, मज़े की बात यह है कि ये रिंग रोड का ना अब ये फैलता जा रहा है। रिंग रोड इसको वैसे कहना थोड़ा सा ना जाती है। अच्छा। कि रिंग रोड का मतलब होता है कि रिंग यूजुअली सर्कुलर रोड जो है गुरों के ज़माने से होता है कि जब शहर एक्सपैंड होते हैं तो हर 30-40 साल बाद वो एक सर्कुलर रोड बना जाते थे कि अब नया शहर का लूप बना देते थे, तो वो रिंग से जेन में आता कि ये रिंग होगी, गोल होगी। मगर ये जो जिस तरीके से आपने कहा एक दफ़ा नहीं बदला गया, इसकी अलाइनमेंट कोई 8-10 दफ़ा बदली गई है कि जिसका जब जोर लगा तो उसने लगा लिया। तो अब रिंग से ज़्यादा ये कैंची की शक्ल इख्तियार कर गया। ये इसकी अगर देखें ना जरा तो लेफ्ट राइट यूं जाते हैं। तो मैं इसकी टेक्निकल तफसील में बाद में ज़रा जाते हैं, इसका बता दूं कि ये हुआ क्या। हुआ ये कि ये 2017 के अंदर बड़े अरसे से ये डिमांड थी, ऑफ कोर्स जो है पिंडी इस्लामाबाद में GT रोड, क्योंकि बिल्कुल शहर के बीच में से पिंडी के गुजरती है, तो वो बिल्कुल एक ब्लॉक था। तो ये रिंग रोड के पिछले 10-20 साल से बातें चल रही थी। फाइनली 2017 के अंदर इसका एक प्लान बना और उसके बाद आइडिया ये था कि ये रवात जो है GT रोड के ऊपर इस्लामाबाद का जो दूसरा एंड है उससे ये फिर DHA बैरिया से होती हुई इसने जो मोटरवे है वहाँ पे जब चक्री से आते हैं आगे तो ठलियाँ जो है, इस्लामाबाद से पहले ठलियाँ एक इंटरचेंज आता है जो कि एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है, तो ये ठलियाँ तक आती थी और उसके बाद ठलियाँ में इसने जो मर्ज कर जाना था जो एग्जिस्टिंग पेशावर की मोटरवे है उसके साथ और इस्लामाबाद के साथ, तो ये ठलियाँ तक था। उसके बाद फिर ये इसकी अलाइनमेंट तब्दील होनी शुरू कर दी। तो अब जो बनी है आम लोगों को अगर ये नक्शे पे समझाया जा सके कि अब ये इन्होंने ये किया है कि ये इसको जो एक्सपेंस है इसका बढ़ा दिया है कि बजाय कि ठलियाँ के आके तो ये ऊपर वो जो जब चक्री से आप आते हैं तो कटी पहाड़ी है, जो जिन लोगों ने ये एरिया देखा हुआ है, तो कटी पहाड़ी से आगे एक लफ्ज़ है, एक जगह है मूरत, तो ये मूरत से मतलब ये है कि पीछे चले जाते हैं, ऑलमोस्ट चक्री के पास चले जाते हैं और चक्री से देते देते ये जो डेरा इस्माइल खान से हाकला
की जो सी पैक की सड़क आ रही है जो कि अगस्त में खुलनी है, ये उसके साथ मर्ज कर देते हैं। और उसके बाद फिर लाते लाते जो ऊपर से तकरीबन ये कोई, कुछ लोग तो कह रहे जी 8 किलोमीटर बढ़ा है, मगर ये कोई 23 किलोमीटर का इजाफा हो जाता है और 25 अरब रुपए बढ़ गए हैं। अब उस पे ये बढ़ गए। अब जाहिर है इतनी बड़ी जब अलाइनमेंट होती है तो इसके उसमें जो बेताशा नई हाउसिंग स्कीमें हैं, और यहाँ पे ये कि जो तफ्तीश इस बात की हो रही है कि जिन्होंने ये बनवानी थी, जो अलाइनमेंट के पीछे थे, उन्होंने जो है इस इलाके में पहले बेताशा सस्ती ज़मीनें खरीदी। ये 2-4 लाख रुपए में, 1-1 लाख रुपए में भी ज़मीन कनाल की बिकी और एकड़ों में बिकी। बल्कि अब वो लाखों की ज़मीनें करोड़ों की हो गई हैं कि जो ही ये अलाइनमेंट बढ़ेगी तो करोड़ों की ज़मीनें हो जाती हैं। और उसमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं कहा जा सकता कि जी एक पार्टी के हैं। ऐसे मौके पे जहाँ माल बनाने का आता है सारी पार्टी के आपको बड़े बड़े लोग मिल जाएंगे। और इस वक्त क्रेडिट ये जरूर पीटीआई को जाता है कि तफ्तीश इन्होंने अपने उसमें प्राइम मिनिस्टर ने खुद ऑर्डर की है। अच्छा। मगर प्राइम मिनिस्टर के लिए मैं समझता हूँ बड़ी मुश्किलात जिस तरह की चीनी की उसके बाद आ गई, इसके बाद भी उससे भी शायद ज़्यादा आए, क्योंकि कुछ लोगों के तो ऑलरेडी नाम आए हुए हैं। जुल्फी बुखारी साहब का हम ये नहीं कह रहे, कोई इल्ज़ाम लगा रहे कि जनाब उसके अंदर शामिल हैं, मगर इत्तेफाक है कि उनकी ख़ानदानी ज़मीनें भी जो है ना इसके इर्द गिर्द ही आती हैं। उसके बाद फिर कल हमने लिया गुलाम सरवर साहब का नाम, क्योंकि याद रहे कि ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो वहाँ पे गुलाम सरवर साहब के ख़ानदान की जो तल्लुकात हैं, एक हाउसिंग सोसाइटी जो बहुत ज़्यादा इसके अंदर बेनिफिट करती है, उसका नाम है नोवा हाउसिंग सोसाइटी। अच्छा, नोवा हाउसिंग सोसाइटी के जो ताने बाने जो मालकान हैं वो हैं चौधरी जुनेद साहब, जो कि एक बड़ी वाह की न्यू सिटी प्रोजेक्ट है, उसके जो मालिक चौधरी कमर के ये भतीजे हैं। अच्छा। इनके जो बहुत रवाबत हैं ख़ानदानी जो हैं गुलाम सरवर साहब से, हम ये नहीं अभी डायरेक्टली कह रहे, अभी हमारे पास हाथ में कोई ऐसे कागज़ नहीं है कि जिससे कहा जा सके कि ये डायरेक्टली हैं, पर हमने उनका नाम इसलिए आ रहा है कि ये हमने नहीं कहा, मगर ये जो इंक्वायरी जो करवाई गई, जिसको कमिश्नर रावलपिंडी को और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को और जो है एडिशनल जो एडीसीजी जो हैं उनको ये जो इंक्वायरी दी गई थी, उसके टीओआर्स के अंदर चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से उसके अंदर लिखा हुआ है, ख़ास तौर पे जिक्र जो है वो है इस नोवा सोसाइटी के मुतालिक। उन्होंने कहा है कि तफ्तीश के अंदर डाला हुआ है कि इसको पहली बात यह है कि इसको सिविल एविएशन से एनओसी कैसे मिल गया। ये अगर नक्शा दिखा सकें प्रोड्यूसर साहब, ये देखिएगा तो उसकी जो ऑब्जेक्शन की रेलेवेंस है वो ये देयर यू गो कि एविएशन के मिनिस्टर हैं सरवर खान साहब, और ये जरा नक्शे पे जरा गौर करें, ये बिल्कुल जो रनवे के एज पे है, रनवे के एज के ऊपर जो है बिल्डिंग नो कंस्ट्रक्शन एरिया होता है, और फिर उसके बाद होता है हर शायद 1 मील बाद जो है ना वो 5 फुट की इजाजत होती है, तो लंबी एक एरिया होता है क्योंकि जहाज़ों ने उस डायरेक्शन में आना होता है। तो ये बिल्कुल रनवे के कोने पे ये ज़मीन है, इसको एनओसी देना ही एक कंट्रोवर्शियल बात है। और ये मैंने नहीं, ये चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये कहा, साथ में उन्होंने ये भी लिखा, ये मैं नहीं कह रहा, ये चीफ सेक्रेटरी साहब की जुबान है कि एलिजिडली द सोसाइटी हैज़ मेड सेल्स बियॉन्ड इट्स करंट लैंड होल्डिंग बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग हाइप built around the attack loop of R3 and access from R3। तो ये एरिया में ये इश्तिहार जो देख रहे हैं कितनी ये देते रहे हैं कि जो यहाँ बिल्डिंग्स बन रही हैं, और ये बिल्कुल एज पे है एयरपोर्ट के, मतलब ये बिल्डिंग्स का इश्तिहार, यहाँ बिल्डिंग बन ही नहीं सकती, पहली बात। दूसरा है कि इवन बगैर बिल्डिंग के भी, छोटी बिल्डिंग्स की भी इनको इजाजत एनओसी की किस तरह दी गई, क्योंकि एविएशन के मिनिस्टर गुलाम सरवर साहब हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी हैं, उनके ख़ानदानी रवाबत भी हैं, उनके बेटे मंसूर यहाँ काफ़ी देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, मगर हमको ये डायरेक्टली इल्ज़ाम नहीं है, ये नहीं, मगर चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये कहा है कि दूसरा उन्होंने कहा है कि जनाब इनके पास बड़ी थोड़ी होल्डिंग थी, इन्होंने बेच बहुत ज़्यादा दी है, इसकी वो तफ्तीश मैं नहीं करवा रहा, ये चीफ सेक्रेटरी साहब ने डायरेक्टली उनको इम्प्लीकेट किया है। तो ये इसका भी तफ्तीश जो वाली आएगी। दूसरा इसके अंदर जो है जो टीआर जो बनवाए गए हैं तफ्तीश के, मैं ब्रीफली थोड़े से पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा जनाब ये तो चेक करना है कि इसके अंदर ये जो अटक तक लूप ले गए हैं, ये देखें ना, पहले सिर्फ ये ठलियां पे आके मर्ज कर जाती थी, अब ये ऊपर से ला के ऑलमोस्ट अटक को टच करते हुए जो है ना जीटी रोड पे आएंगे,
और फिर उसके बाद इस्लामाबाद की ये जो मारगला रोड की एक्सटेंशन है उसके साथ मिलेगा। तो उन्होंने उससे रिलेटेड काफ़ी सारे 2 आवर्स तफ्तीश करवाई है और उसके अंदर उन्होंने कहा जनाब यहाँ पे बहुत ज़्यादा शक किया जाता है कि इसके अंदर काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं और ये जिग जैग जो अटक लूप और पसवाल, हाँ उसके बाद ये किया कि पसवाल रोड है इसके अंदर एक कि ये जाहिर है मोटरवे जो है उसकी एक ख़ास चौड़ाई चाहिए होती है। पसवाल रोड एक प्रोविंशियल रोड है जिसकी चौड़ाई बड़ी कम है, तो वो उसके अंदर जो है ना ये उसके अंदर भी आपने मर्ज कर दिया, ये हमें नहीं समझ आई कैसे। फिर के उन्होंने कहा कि जनाब 2017 में किस तरह चेंज की, कैसे की, एक लंबी सवालों का जवाब जो है ना उन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा, हमने कोशिश की है कि हुआ ये है कि जो इसके अंदर कल एक तो मैं करेक्शन कर दूं, हमारे से कल गलती हो गई थी कि वहाँ पे जो गालबन एडीसीजी रेवेन्यू के हैं कासिम साहब, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो कल हमारे यहाँ गलती से ये टिकर चल गया कि उनको रिमूव कर दिया गया, उनको रिमूव नहीं किया गया। मगर हुआ ये है कि कमिश्नर साहब जो हैं, जो गुलजार शाह साहब, उनकी तो ये रिपोर्ट है, मगर उनके साथ जो साथी मेंबरान थे जो कि जिन्होंने इंक्वायरी की है उसमें एडिशनल कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब शुएब और एक का नाम कैप्टन नवाज साहब डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उन दोनों ने साइन नहीं किए, उनको वहाँ से ओहदे से हटा दिया गया है। मगर उनका डायरेक्टली उन पर ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, ना ही हमने इल्ज़ाम लगाया ना ही किसी और ने लगाया। हटाने की वजह ये है कि हटाने किया कि उन्होंने एग्री नहीं कमिश्नर साहब के साथ किया। और मुझे इत्तेफाक हुआ है कि उन्होंने जो जवाब दिया अपना, जो एक किस्म का समझ लें इख्तलाफी नोट दिया है, उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दी है ये सारी चीज़ों की। उन्होंने कहा है कि 5-7 चीज़ें। एक तो उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो एक्सटेंशन हुई है ना, उनके जवाबों से एक्चुअली ज़्यादा ये जो मैं कह रहा हूँ ना, काज साहब जो कह रहे थे कि इसका एक्सपेंस जो है ना वो ज़्यादा वाइडन हो जाता है, उनका जनाब ये सिर्फ हमारे पे ना डालें कि हम ब्यूरोक्रेट्स को 2-4 फारिग कर दिए हैं। इसकी अप्रूवल के लिए जो मीटिंग होती रही है वो चीफ मिनिस्टर हाउस में होती रही है और उन्होंने कहा जी बुजदार साहब उसको चेयर करते रहे हैं, उनका जिसके अंदर पीएनडी के चेयरमैन बैठते रहे हैं, नोट में लिखा है, फिर बिल्कुल नोट के अंदर उन्होंने अपने लिखा है। उसके बाद जनाब सलमान शाह साहब जो कि चीफ मिनिस्टर बुजदार के एडवाइज़र रखे गए हैं इकनॉमिक अफेयर्स के, उनका जी वो खास तौर पे उन मीटिंग में बैठे रहे, उनके सामने सारी अलाइनमेंट तब्दील की गई। उनका फिर डेस्क पास सलमान शाह साहब की बात कर, वही है जो यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर जी मुशीर रहे हैं, बिल्कुल, जो मुशर्रफ के दौर में फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, शौकत अजीज के बाद भी बने थे, वज़ीर आज़म बनने के जी बाद। बिल्कुल। वो बुज़दार साहब के अब वहाँ पे मशीर हैं मुआवन जो है खसूसी मुआवन जो होते हैं, और वो भी बैठे वैसे रहे। बड़ी एलिवेशन है, शौकत अजीज के वज़ीर ख़जाना से लेके बुज़दार के मुशीर तक सलमान शाह साहब की बड़ी एक एलिवेशन है मेरा ख्याल बहुत बड़ी। उन्होंने बस एलिवेशन क्या, बहरहाल उन्होंने कहा जी वो भी शामिल रहे हैं। ठीक है, हमें ब्रेक की तरफ जाना है क्लास साहब, और जाहिर है आपका भी डिटेल इसके ऊपर हमें लेना पड़ेगा जो रिस्पांस है। तो ब्रेक की तरफ जाते हैं और वापस आके डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, और डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे उसी अहम इशू से। क्लासेस साहब, जिस तरह से आपने कल एक बात कही थी कि इसमें जैसे जैसे हम इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे तो लेयर्स एंड लेयर्स निकलती आएंगी, तो अभी 2 दिनों में कुछ काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई हैं और जो लग रहा था शुरू में शेप उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो गई है इसकी। वो कहते हैं ना कोई चीज़ अंडे बच्चे देना, अब अंडे बच्चे देना शुरू हो गया। आमिर साहब ने कल जो इसको तफसील से बताया, और आज जिस तरह की मैसिव इन्वेस्टिगेशन और कम्प्रिहेंसिव बैकग्राउंड से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, वो माइंड बॉगलिंग जैसे कहते हैं। ये तो माइंड बॉगलिंग ना चीज़ें आ रही हैं कि आपने इसको ये 35 किलोमीटर को आपने 65 किलोमीटर किया, तो कहीं ना कहीं पे तो लोगों के उस मफादात, आपने 25 बिलियन रुपीज़ जो है, अगर आपने इसको 35 किलोमीटर बनना था जो ओरिजिनल आमिर साहब भी कह रहे 30-35 के करीब, उसको अगर आपने डबल कर दिया है और उसमें मुख्तलिफ आपने उसमें लोगों को या उनको अकोमोडेट करना था जिसको जिनके नाम वो खुद जैसे बता रहे हैं कि इंक्वायरी रिपोर्ट में खुद बता रहे हैं, वो तो आ रहे हैं। आप दाद दें, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो महमूद साहब जो है ना, कल से जब से स्टोरी की है बहुत सारे लोग साहब ज़रा रब्ता भी करते हैं, कुछ अपना साबिक कमिश्नर जो थे जिसके अंदर मुअत्तल हुए हैं जो आके अपना वर्जन देना चाहते हैं। मसलन गुलाम सरवर खान साहब का मुझे फ़ोन आया
उन्होंने मुझे कॉल की कि जनाब कि मेरे हवाले से बात हुई आपके शो में, तो मैं कुछ उस पर बात करना चाहता हूँ। मैं कि जी बिल्कुल, यू आर वेलकम, आ जाएं, शो में आ जाएं। कहते मैं ज़रा तफसील से बात करना चाहता हूँ। मैं कि सर तफसील से बात कर लेते, पूरा शो में बात करें, फ़ोन पे हैं या स्टूडियो में, वटेवर। खैर वो कहते मैं आराम से बाद में आऊँगा, पर उनका ये था वर्जन, अब तक का वर्जन ये है कि मैं तफसील से बात करूंगा और आराम से सारी बात जो है ना वो होगी। सो उसका उन तक भी बात पहुंची है। अच्छा, बाकी हुकूमत के अहदेदार हैं, उनको भी पता चला है, साफ ज़ाहिर है हुकूमत ने खुद इतना बड़ा उस पर एक्शन दिया है। मेन जो चीज़ है 2-3, अच्छा आपको पता, फिर यहाँ पे ये जो हमारे ये अपने दोस्त होते हैं DMG के या PS जिसको कहते हैं आजकल, ये वो भी एक्टिव होते हैं अपनी अपनी फील्ड के लोगों को डिफेंड करने के लिए कि इतना बड़ा मैसिव एक ऑपरेशन हुआ है और सारे का सारा वो जो बातें आ रही हैं करप्शन की, वो सारे का सारा ब्यूरोक्रेसी पे आ रहा है। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कोई कहते हैं मुख्तलिफ किस्म की, मुझे इसलिए आई एम नॉट गिविंग एनी जजमेंट या इस पर मेरा है भी नहीं है काम। वो ये है कि कोई इनको फरिश्ता बना के पेश कर रहे हैं, नहीं जनाब इनसे बड़ा ईमानदार बंदे ही कोई नहीं है, इनसे बड़ा कोई अच्छा बंदे ही कोई नहीं है। बाज़ कहते नहीं जनाब इनकी रेपुटेशन ठीक नहीं है, वो उनके पास 1001 कहानियाँ हैं इनकी सुनाने के लिए। सो जब तक कोई आके इंक्वायरी उन्होंने जो की है उसके बाद एक्शन तो हुकूमत ने लिया है ना। सो दोनों साइड्स पे आ रहे हैं। मसला नहीं, कमिश्नर साहब को देख लें, महमूद साहब जो हैं, इनके वालिद साहब जो हैं बड़े ये मशहूर वो नात खां थे और जनरल जिया साहब के बड़े करीबी थे। अच्छा। उस वक्त अपने दौर में, और इन मसूफ़ की बड़ी कई सारी कहानियाँ इनकी मशहूर हैं। सबसे बड़ा जो इनको आके एक उसमें सनाब आया था जब ये इसके नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के मसूफ़ ये उसके वो थे प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीब थे ये। वहाँ पे इन्हीं के दौर में आपको याद आ जाएगा आग भी लगी थी वहाँ पे ये नंदीपुर के रिकॉर्ड रूम में, जो शरीफों का बहुत हाल मार्क था कि जो चीज़ में कोई घपला हुआ है ना, आग ला दो उन्होंने, ना होगा न वो 9 मन तेल ना राधा नाचेगा वाला हिसाब, आग ला दो जिथे कोई। LDA में भी आग लग गई, हर जगह CDA में भी लग गई, बड़ी जगह आग लगा दी। वो आग लग गई और प्लस इनका जो एक्सपेंडिचर थे वो डबल ट्रिपल होना शुरू हो गए। वहाँ से इनको बड़े इंतहाई इज्जत के साथ इनको रुखसत किया गया और ये यहाँ पे कोई ये निशान इम्तियाज़ पता नहीं वो भी ले चुके हैं अपनी परफॉर्मेंस का। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ से इनको डिसमिस किया, साथ में जाकर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर लगा दिया। आपको याद होगा एक हमने स्टोरी की थी 92 में सर, जब हम प्रोग्राम करते थे, ये वहाँ पे इतना गुस्से में आए वो जो थे, जो उनको कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इन्होंने अपने तमाम जितने भी एग्रीकल्चर के मुलाजमीन थे, स्टाफ थे, उनसे कान पकड़वाए थे, जिसकी वीडियो चलाई थी महमूद साहब ने। अब अल्लाह अपने तरीके से बदले लेते हैं कि वहाँ बुजुर्ग भी थे, दीगर लोग भी, सबसे उठक बैठक भी हो रही है, कान भी पकड़े हुए हैं। अब अपने कान पकड़े गए हैं उनके मसूफ़ के और उस पर बैठे सारे लोग हम शो कर रहे हैं। अब मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि जिन अफसरान ने इस पे साइन नहीं किए, उस पे क्या कहते हैं ये रिपोर्ट्स पे या चीज़ों पे, और उन्होंने वो एग्री नहीं किया कमिश्नर के साथ या दीगर चीज़ों का, वो ये कह रहे हैं कि कमिश्नर साहब ने खुद जाके उनके ट्रांसफ़र भी करवाए हैं और उनको इसमें उन्होंने उनकी सुननी भी जाती है। नए कमिश्नर अब आ गए वहाँ पे उनके मतलब उनके गुलजार शाह साहब, अब उन्होंने इनके ट्रांसफर भी करवा दिए। मतलब ये है कि कोई अगर गलत काम पे साइन नहीं कर रहा वो भी ट्रांसफर होगा, उसको भी सजा मिलेगी। इससे क्या साबित होता है, ये जो बुजदार साहब वाले ने बात किया, ताने बाने तो फिर उधर ही मिल रहे हैं ना, फिर सलमान शाह भी मीटिंग्स कर रहे हैं, फिर बुजदार साहब, मैं वही कल हैरान हो रहा था, इतना बड़ा मतलब बिलियंस ऑफ रुपीस का खांचा चल रहा है, तो मुमकिन ही नहीं है कि उनको पता ना बुजदार साहब का तहर खुर्शीद वहाँ पे। इस्लाफी नोट वाले कह रहे हैं कि जनाब तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मल्टीपल मीटिंग के सबकी मर्जी के साथ ये तब्दील होता रहा, तो सिर्फ हमारे पे ना डालेंगे। वो सही कह रहे थे ना, वो कह रहे हैं जी सब ऑन बोर्ड थे। ऑन बोर्ड से मुराद क्या क्या है, फिर तो सारी पंजाब हुकूमत ऑन बोर्ड थी, फिर तो बुजदार साहब का जो ऑफिस है वो ऑन बोर्ड था, वहाँ खुर्शीद ये तहर साहब बैठे हुए हैं जिनके बारे में फिर कई कहानियाँ मशहूर हैं, और बुजदार साहब के वो हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, तो पोस्टिंग ट्रांसफ़र तो वो कर रहे हैं। फिर तो इनको इस बात की सजा दी गई कि भाई साहब आपने इस पे साइन करके जान क्यों नहीं छुड़ा ली। तो इसके ताने बाने कहीं और भी मिल रहे हैं। और मुझे ये पता चला है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बड़े एक जो करीबी जो हैं, जो ज़मीनों की जिनकी बात कर रहे हैं, उन्होंने खुद तो नहीं, उन्होंने आगे से जो कल भी बात इन्होंने रेफरेंस दिया था, थोड़ा सा मैंने भी इधर उधर से पूछगछ की है ज़रा, वो ये कहते हैं आजकल वो लो हैं, 2-3 पिछली कैबिनेट मीटिंग्स में भी उनको नहीं बुलाया गया, और इमरान खान साहब के लिए भी धचका था, जैसे जहांगीर तरीन साहब का धचका था, नाम मैं नहीं ले रहा, समझदार जो हैं वो समझ सकते हैं, वो उनको 2-3 मीटिंग में भी वो नहीं थे, प्लस उनको आजकल वो लो प्रोफाइल है, नज़र भी नहीं आ रहे कि इमरान खान साहब को उनके बारे में भी ये पता चला। इमरान खान साहब को उनके बारे में तस्वर ये था
कि जनाब ये बड़े अरबपति आदमी हैं तो ये 2 नंबर नहीं करते, पैसा शैसा तो इनके पास मसले नहीं है, ये तो इनकी हिंद सिंध दुनिया भर में इनकी अपनी जदादें हैं, ये तो लैंडलॉर्ड हैं, ये कहाँ पे इसमें आके टक्के टोकरी 2-2 4-4 हज़ार रुपए की दुकान खोल लेंगे परचून की, पता ही चले परचून की दुकान खोल ली है। और जो मुझे पता चला है रेट उन इलाकों में, इन्होंने वहाँ पे अभी किसी को नहीं पता था इन चीज़ों का, इन्होंने 5-5 हज़ार रुपये पर एकड़ पे भी इन्होंने वहाँ पे, ना एकड़ कह रहा हूँ, कनाल पे इन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं, वहाँ पे ली गई हैं। और ये चीज़ें इमरान खान साहब तक पहुँचे, क्रेडिट देना चाहिए इमरान खान साहब को, जैसे आमिर साहब कह रहे हैं कि उनके बड़े करीबी लोग कुछ जो है ना, जिनके सस्पेक्टेड किस्म की मूवमेंट्स हैं, इन्वॉल्वमेंट आ रही है, उन्होंने उन चीज़ों बल्कि धचका लगाया उनको कि यार कि ये लोग मेरे भी इसमें ये काम कर सकते हैं। बाज़ लोगों पे होता है ना कि यार ठीक है पॉलिटिकली जैसा भी होगा, लेकिन ये फाइनेंशियल करप्शन नहीं करेगा, इंटेग्रिटी पे सवालात नहीं उठेंगे इसके, ये मुझे एम्बेरस नहीं करवाएगा। तो खान साहब डर गए हैं कि भाई साहब पहले जहांगीर तरीन साहब वाला मलबा मेरे गले में वो पड़ा, वो नहीं निकल रहा। एक और मेरा बड़ा एक करीबी जो वो मसूफ जो हैं, वो अगर ये काम करना शुरू हो गए, जिनके इलाका वो ख़ानदान उन्हीं अटक और उन्हीं इलाके में रहता है, सो खान साहब ने जो मेरी तरह है हुकूमत इस पर अपना वर्जन देना चाहे, उन्होंने इस मामले में बड़ी ज़ाती दिलचस्पी ले कि कुछ इंक्वायरीज खुद की हैं, कुछ अफसरान से खुद वो मिले हैं। अच्छा, उन्होंने मुलाकातें करके सारी फास्ट, जब उनको बताया गया तो उन्होंने फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन खुद ली है, इसलिए इतने बड़े पैमाने पे आपा फिरदौस भी उसमें लैंड किया है, इतने बड़े पैमाने पे 2 पेजेस की फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी भी दी गई है, इतने बड़े पैमाने पे अफसरान को भी हटाया गया है, क्योंकि खान साहब ने ज़ाती दिलचस्पी ली है और उनके लिए जो मेरी तरह है अपने 1-2 करीबी लोगों का जान के उन्हें बड़ा धचका लगे। आने वाले दिनों में जरा हम खुलकर करीबी बंदे की बात करेंगे, आ जाए तो हम खुल के नाम लेंगे। मैं ऐड कर दूं कि मुझे इख्तलाफी नोट में उनका एक आर्गूमेंट था कि 2-3 आर्गूमेंट जो है आगे ज़्यादा लंबी हो गई थी कि वो ये उन्होंने कहा जी हमने इसलिए नहीं ये शॉर्ट दूसरे पसवाल रोड से गए हैं, छोटी रोड पे गए हैं कि क्योंकि ज़मीनें अब बड़ी महंगी हो गई थी, तो अपनी तरह से वो बचत कर रहे हैं। 25 अरब रुपया बजट बढ़ गया है, पर वो कह रहे हैं कि जनाब हमने आपके एक्चुअली पैसे बचवाए हैं, तो हम ये जो पंजाब गवर्नमेंट की ऑलरेडी ज़मीन थी पसवाल, वो पसवाल जो है ये एग्जैक्टली जहाँ पे ये 3 नए जो इंटरचेंज खोले जा रहे हैं, इंटरचेंज खुलने का आप देखें ना, जब मोटरवे पे किसी को दे दिया जाता है, आप एक बिल्कुल बेकार किस्म की ज़मीन हो जहाँ कोई आबादी नहीं है, ये काफ़ी सारा इलाका ऐसा ही है, बिल्कुल बंजर ज़मीन पे इंटरचेंज जब लगा देते हैं तो वो एकदम जो है ना 5000 कनाल की ये जो बता रहे हैं वो एकदम से जो है ना 50 लाख रुपए ऊपर चली जाती है, और बिल्कुल इतना ही इस तरह ही है। 25 लाख और वो तमाम लोगों ने पहले लेके अब ये जो 5 नंबर ये जो मूरत के पास इंटरचेंज किया जा रहा है, फिर 6 नंबर जो है ये बिल्कुल नोहा के बाहर है, बिल्कुल जो है ना उसके बिल्कुल साथ में वहां से किया जा रहा है, और फिर 7 नंबर वो भी किसी की सोसाइटीज है। तो ये सोसाइटीज को खास तौर पे लाइनमेंट ये नहीं है सिर्फ कि लाइनमेंट बदली जा रही है, उनके जो इंटरचेंज दिए जा रहे हैं वो खास ग्रुप्स के लिए दिए जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे उनके साथ कोई बिल्कुल मिली भगत नज़र आती है, बेनिफिशरीज नजर आ रहे हैं। मगर मैं ये सिर्फ लास्ट ये बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर पे बिल्कुल क्रेडिट है कि उन्होंने ये तफ्तीश करवाई, हालांकि उनके बहुत ज़्यादा लोग हैं, मगर ये इतना कि ज़्यादा इसके अंदर जो मेरा ख्याल है ये 25 बिलियन का स्कैम नहीं, जिस तरह कल हमने कहा कि इन लोगों ने जितनी ज़मीनें ये झूठी, आप देखें टेक्निकली जो है फॉर एग्जांपल ये नोवा जो ग्रुप भी है, इनको एक चीज़ होती है कि जब तक आपका लेआउट प्लान अप्रूव ना हो आप ना बेच सकते हैं ना एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो ये तमाम स्कीमें हैं, इनमें से काफ़ी सारी ऐसी हैं जिनको अप्रूवल्स नहीं मिले हुए हैं, मगर वो एडवर्टाइज करके यही कि जी हमारा इंटरचेंज आ रहा है और हम जो है ना ये रिंग रोड के ऊपर आ रहे हैं, कोई रिंग रोड से 2 मील एडवर्टाइज कर रहा है, कोई 4 वो कर रहा है, रिंग रोड का ये नक्शे पहले लीक हो गए और अभी फॉर एग्जांपल अभी भी अप्रूवल नहीं ना, वो ये रुक गया काम, मगर लोगों के खरबों खाए जा चुके हुए हैं। गवर्नमेंट के पैसे की बात नहीं है, पब्लिक फंड्स इसके अंदर जो है ना वो खरबों रुपए के हैं, तो वो ज़्यादा बड़ा इशू है। ठीक है, पब्लिक फंड्स का भी इशू है और गवर्नमेंट के जो पैसे लग रहे हैं और जो गवर्नमेंट की जानिब से चेंजेस आ रही हैं इस प्लान में, और फिर उसके बाद इंक्वायरी कराई जा रही है, इस पे मजीद क्या हकाइक सामने आएंगे आने वाले दिनों में आपको आगाह रखते रहेंगे। और अभी भी हम डिस्कस करेंगे ब्रेक से आने के बाद सफारतकारों की तंजीम AFA ने जो ख़त लिखा है उस ख़त में क्या कहा गया है वज़ीर आज़म से, और वज़ीर आज़म की टोन में फिर जो चेंजेस आए हैं वो क्यों आए हैं, इन हकाइक से पर्दा हटाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक और डिस्कशन को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। क्लासेस अब हमने ब्रेक से पहले जिस तरह से बताया कि एक ख़त लिखा गया साबिक सफारतकारों की तंजीम AFA की जानिब से, और क्या चीज़ें थी उस ख़त के अंदर कि वज़ीर आज़म को अपनी गलती का एहसास हो, और गलती क्या थी? वो कैसे ना किसी को उधेड़ कर रख देना। इमरान खान साहब ने फॉरेन ऑफिस के साथ किया तो वही है, पहली दफ़ा हुआ इनके साथ। ये भी साहब ज़रा वाइट कॉलर जॉब है उनका, और वो भी मादरत के साथ जो बाबूज की वो दी जाती है, टर्म लगाई जाती है, वो बेचारे लगती तो ज़्यादा DMG वालों के साथ है, लेकिन जो असल वो सुपर बाबूज, हाँ सुपर बाबू, ये अच्छी टर्म है वैसे। वो अगर किसी भी अप्लाई करती है ना, बल्कि ये फॉरेन ऑफिस है ना, इसमें किसी ने कोई अपने अपने सर्टिफिकेट भी करवाने होते थे ना, कोई टेस्ट, वो मेरी इधर आमिर साहब की आपकी सिफारिशें ढूंढ रहे होते हैं कि भाई साहब किसी को ढूंढ दें। आप रो रहे हैं फॉरेन ऑफिस के बाहर जो सफारतखाने, ये मैं इस्लामाबाद का बता रहा हूँ, छोटा सा कोई काम होता है, लोग इतने डरे हुए हैं, इतना दूर रखा हुआ उनको डिस्टेंस पे रखा जाता है कि लोग इस्लामाबाद के फॉरेन ऑफिस में जाते हुए डरते होते हैं। वो सिफारिशें ढूंढ रहे होते हैं, यार कोई बंदा ढूंढ दे, हमारा काम है, काम नहीं हो रहा। बाहर की तो बात और चीज़, उन्होंने उधेड़ कर रख दिया उन्होंने खान साहब ने, और वो नेचुरल था, नेचुरल उनका था, या उनको बताया गया था, या जो किसी वजह से गुस्से में थे, या मेरा ख्याल है जनरल बिलाल अकबर साहब की अपॉइंटमेंट जस्टिफाई करनी थी वहाँ पे सऊदी अरेबिया में, जो अभी उनको रिटायरमेंट के बाद लगाया गया, उस पर तनकीद आ रही थी खासी कि जनाब कि हर जगह आप फिर इस तरह के रिटायर्ड लोग जो हैं वो लगा देते हैं। सो वो जस्टिफाई करने वाली थी कि पहले वाला बड़ा जालिम था और वो थे, और हैं, ये नहीं कह रहा, हम तो सारी चीज़ें कहते रहते हैं, तो दूसरे वाले जाएंगे तो इसके बाद चीज़ें ठीक कर देते होते हैं। बहरहाल अब एक उनका आउट बस साहब ने सुन लिया ज़्यादा। जो मैंने रात भी कहा था उस पर प्रोग्राम में, द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल, वो इंडिया वाला था। हाँ जी। बाकी चीज़ें तो वो हमारे बाबूज जो हैं वो डाइजेस्ट कर जाते हैं, लेकिन भारत के मुकाबले में ये कहना जी आप बेकार हैं, आप बिल्कुल निकम्मे हैं, कुछ नहीं कर सकते, उसमें बड़ा शदीद रिएक्शन आया है फॉरेन ऑफिस में। और बात चीज़ें राइटली भी की हैं उन्होंने, ये नहीं है कि उन्होंने कोई गलत, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनने वाला है, पढ़ने वाला है। जो बातें ये इनामुल हक साहब हैं, ये फॉरेन ये सेक्रेटरी रहे हैं, बड़े इंतहाई आप कैसे काबिल एहतराम, वेरी सीजनड वन, बड़ी अच्छी रेपुटेशन। फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, फॉरेन मिनिस्टर हैं मुशर्रफ साहब की, मेरा ख्याल पहले केयर टेकर में शायद तो अब्दुल सितार साहब के बाद, या इस तरह के बड़ा क्रेडिबल नाम है इनामुल हक साहब, बड़ा वेरी सीजनड पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स में से वो है। प्रेसिडेंट हैं इसका एसोसिएशन ऑफ फार्मर एम्बेसडर की, हाँ ये लिखा हुआ है, फार्मर फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, सही कहा आपने। ये वो उन्होंने लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को 8 तारीख को। इसमें उन्होंने एक बड़ा एक उसमें डिप्लोमेटिक अंदाज में एक अच्छा डिप्लोमेट, अच्छी उन्होंने ड्राफ्टिंग बड़ी अच्छी की, लगता है कि किसी डिप्लोमेट की एक लिखा हुआ एक उसका लेटर है। इसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने एहतजाज किया है, और साथ में उन्होंने बताया है कि इस मामले को आपको मिसगाइड किया गया है, मिसलीड किया गया, या हमारी क्या मुश्किलात हैं आपने वो नहीं सुनी। आपके पास कोई टीम होनी चाहिए थी जो आपको बैठ के पहले ब्रीफ करती कि इस इशू पे, और आपको पब्लिक जाने से पहले बेहतर होता कि एम्बेसडर को लेटर लिख दिए जाते, एम्बेसडर को या फॉरेन सेक्रेटरी को बुला के कहा जाता कि ये इश्यूज आ रहे हैं, आप इसको वो करें, इसको एक्सपीडाइट करें और लोगों को ये तामुल करें। लेकिन मैं इस बात में मादरत के साथ कहूँगा, माजी में कई दफ़ा ऐसे हो चुका है, कई लेटर लिखे गए हैं, कई ब्रीफिंग दी गई हैं, कई यहाँ कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, मिट्टी तो स्वाद टक्के का असर नहीं पड़ा इन पे हमारे उस पर। सो इमरान खान साहब जो पब्लिक गए हैं ना, उसी पे रोला पड़ा है ना। लेटरबाजी पहले होती रही है कई दफ़ा फॉरेन ऑफिस वालों को, वो उठा के पढ़ते भी नहीं होंगे, एम्बेसडर बाहर जो बैठे हैं ना इधर फेंक देते होंगे कि एक और लेटर आ गया। सो लेकिन उन्होंने अपना बताया। दूसरा उन्होंने 2-4 चीज़ें जो अहम बताई हैं, उन्होंने कहा जनाब कि आपको ये पता है कि मोस्टली लोगों को शिकायतें बाहर किस चीज़ से हैं। उन्होंने कहा नादरा से आपको इनको आती हैं, HEC से आती हैं, मैरिज सर्टिफिकेट लेने हैं, कोई यहाँ पे कोई आपने कोई अपना विरासत की चीज़ें लेनी है जो वेरीफाई करनी है, जो फॉरेन ऑफिस का काम नहीं है। हम डाकखाना है सिंपली, अच्छा। हम यहाँ से भेज देते हैं बाहर के मुल्कों से, आगे से आपके जो यहाँ पे दफातर हैं पाकिस्तान में वो हफ्तों महीनों बैठे रहते हैं। सो वो ये समझते हैं जो पाकिस्तानी बाहर हैं कि फॉरेन ऑफिस वाले काम नहीं कर रहे, वो चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। सो वो कहते हैं फॉल्ट लाइज एट योर एंड, यहाँ पे जो आपके नीचे महकमे हैं वो काम नहीं कर रहे और बदनामी हमारे खाते में आ रही है। दूसरा उन्होंने खैर स्टाफ का बताया, रिसोर्सेज काम है, ये तो सारी उम्र रोना चलता रहता है। सब हर महकमे को बात करेंगे, 2 बातें जरूर करेगा, कि पैसे नहीं है कि भाई जानते नाल मेरे को बंदे नहीं है, बंदे भी दो तो पैसे भी दो। उन्होंने यही बात इसमें भी लिखी है जनाब के पैसे भी नहीं है, बंदे भी नहीं है जनाब, हमारे रिसोर्सेज नहीं है। उन्होंने कैलकुलेशन करके बताया हमारे कितने हैं या 10 हैं। एक और बात बड़ी अहम की है उन्होंने,
उन्होंने एक और बड़ी उन्होंने अहम बात की है, उन्होंने इनामुल हक साहब ने, जो मैंने भी अपने एक वीलॉग में एग्जैक्टली जिस दिन इमरान खान साहब ने ब्लास्ट किया था वही बात की थी। मैंने ये कहा था कि जब इन्वेस्टमेंट पे बात हुई, वो बड़ी अहम है कि इंडियन इन्वेस्टमेंट ले जाते हम नहीं ले सकते। उनका ये कहना था कि जनाब के इन्वेस्टमेंट के लिए जो माहौल होता है वो पाकिस्तान के अंदर आपको देना पड़ता है। पाकिस्तान जो इंडेक्स है बिजनेस फ्रेंडली जो इंडेक्स है वो 108 पे है शायद, अगर मैं गलत नहीं पढ़ा 108 पे हैं। तो वो जो इन्वेस्टर है वो पहले जाके इंडेक्स वो देखता है आपका, उस इंडेक्स के बाद वो फैसला करता है कि मुल्क ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है या नहीं है। उन्होंने कहा जी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, डर के मारे इनामुल हक साहब ने फैक्टर वैसे सारे लिखे नहीं हैं। हमें तो पता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। पिछले दिनों हमने यहाँ पे देखा बैंड ऑर्गेनाइजेशन ने जैसे बंदे मारो जलाओ गिराओ जो कुछ हुआ। तो उनका कहना यह था कि आपकी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं वो अफेक्ट करती हैं, आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अफेक्ट करती है, जलसे जुलूस हंगामे तोड़ फोड़, और आपका इंडेक्स जो है। तो फिर उसके बाद कौन इन्वेस्टर होगा जिसको हम जाएं राजी करें अपने मिलियंस ऑफ डॉलर है ना पाकिस्तान लेके हो। सो आपको अपना घर भी ठीक करने की ज़रूरत है, आपको वहाँ पे वो भी चीज़ें आपको वहाँ पे उसमें करनी चाहिए। सो ये वो उन्होंने मेनली उन्होंने ये फैक्टर बताए इमरान खान साहब को। एहतजाज किया है कि हमारे रैंक्स एंड फाइल जो हैं एम्बेसडर के सारे जो हैं वो बड़े इससे डिस्टर्ब हुए हैं, और उन्हें मायूसी हुई है कि इमरान खान साहब ने पब्लिकली, मतलब ये था कि तुसी ये साड़ी कर लेनी सी, तुसी कल्ले बुला के कर लेंगे, पब्लिकली नहीं सी करनी। तुसी दो चीज़ों पे अफसोस है उन्हें कि टीवी पे जाके आवाम को क्यों बताया कि हम नालायक हैं निकम्मे हैं, दूसरा ये क्यों कहा है कि इंडियंस हमसे बेहतर सफारतकार हैं। और इंडियन का तो मैं बता चुका हूँ, जो इनके एक वहाँ पे उसमें अमेरिका में एक थे एम्बेसडर थे इंडिया के, उन्होंने जनाब ये बाकायदा एक इंटरव्यू दिया था, वाशिंगटन पोस्ट में छपा हुआ था, पढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा पाकिस्तानी अमेरिका में जो आते हैं ना एम्बेसडर डिप्लोमेट्स, उन्होंने सिर्फ अमेरिका की बात की, हालांकि दुनिया भर में अप्लाई होती है। ये अयाशी करने आते हैं, यहाँ पे डिप्लोमेसी करने नहीं आते। उन्होंने कहा आप डिप्लोमेसी हमसे सीखें, इंडियन से सीखें, हम आपके ट्यूटर बनने को तैयार हैं। ये बाकायदा उनका बहुत बड़ा उनका रोला पड़ा था। सो वो भी इनके दिल में था कि जनाब ये हमारे उसको एम्बेसडर को कहते हैं सारे डिप्लोमेट्स वाशिंगटन आते हैं, अयाशा करते हैं और बड़े इनके मजे होते हैं, जो करने वाला काम है वो नहीं कर। उसने बड़ी मिसालें दी थी कि कांग्रेस में हमने इंडियंस ने कैसे पेनिट्रेट किया हुआ है, हम कैसे मिलते हैं जुलते हैं, इन्वेस्टमेंट लाते हैं, फलां चीज़ें करते हैं। सो बहरहाल एक लेटर के बाद अब इमरान खान साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ है। आज फवाद चौधरी साहब ने, वैसे अब दो चीज़ें हैं, फवाद चौधरी साहब के मैं देख रहा था, ट्वीट्स देख रहा था, उन्होंने क्लास ली हुई थी इसी पे ही, इसी लेटर पे कि कुछ रिटायर्ड साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, बाबूज हैं, उन्होंने लेटर लिखा है, तो उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। तो ये मसाइल हैं लोगों को पब्लिक के, हम इससे वो नहीं होंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये कह रहे हैं जी मुझे नहीं करना चाहिए था, और वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं नहीं जनाब हमने ठीक किया है, हम आपके साथ मजीद भी करें, आपको करना चाहिए। तीसरी तरफ फॉरेन ऑफिस ये कह रहा है कि जनाब कि नहीं हमारे साथ बड़ी ज्यादती होगी और हमारे आपने पब्लिकली ओपन करके ना हमें इंडियंस के मुकाबले में ना बड़ा वो कर दे। बहरहाल इमरान खान से अपनी टोन को उन्होंने चेंज कर लिया। अब क्विकली क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, आमिर साहब एक छोटा सा सवाल दूंगी, कन्विंसिंग नहीं है ये। इनामुल हक साहब जिस जनरेशन के थे ना, वहाँ पे ये फॉरेन ऑफिस ना सिर्फ के ऐसा बुरा इन्हताज नहीं था बल्कि बहुत ही अच्छा था। और उस ज़माने में तो रिसोर्सेज और मैन पावर में तो इंडिया से बहुत ही हम पीछे थे। मगर पाकिस्तान में फॉर एग्ज़ाम्पल जो आगा शाही साहब की जो स्टोरियाँ हैं वो कमाल है कि देखें ना, चीन का आज तक चीन हमारा एहसानमंद है कि उनको जो एक्सेप्टेंस उनकी करवाई दी थी वो आगा शाही साहब की एक चालाकी की वजह से हो गई थी। और बड़ी बड़ी हमारे डिप्लोमेट्स के पूरी दुनिया मद्दा होती थी, यूएन में और हर जगह पे चर्चा था, और ज़माने में भी जो है। मगर ये एक ओवरऑल इन्हतात है, इसको एक मानना चाहिए। अब ये बहस कि जनाब वो वाली मैं एग्री करता हूँ हिसाब से कि अगर प्राइवेटली लिखते या कान में बता दिया जाए तो उससे मामला नहीं हो गए। तो जो इन्हतात है वो ठीक है, उसको मानना चाहिए, उसके अंदर दुरुस्तगी होनी चाहिए। रिसोर्सेज वाला बात कि जनाब मैन पावर और रिसोर्सेज ठीक है, वो कभी भी वो ऐसे रिसोर्सेज वाली बात इतनी कन्विंसिंग नहीं है, और जिस किस्म की कमजोरियां हैं उन कमजोरियों का हल निकलना जरूरी है। प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।